Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, welcome to the second part of the first lecture of the chapter Alternating Current. बच्चों इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे LCR सर्किट्स के बारे में। तो LCR सर्किट्स बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री एलिमेंट्स होते हैं, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस। तो वहां तक पहुंचने के पहले हम लोग पहले शुरुआत करते हैं थ्री सिंपल सर्किट से, जिसमें हम लोग एक बार रेजिस्टेंस रखेंगे, एक में सिर्फ कैपेसिटेंस रखेंगे और एक बार सिर्फ उसमें इंडक्टर रखेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों सबसे पहले बात करते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के बारे में। मतलब कि इस सर्किट में सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, एक रेजिस्टिव लोड रहेगा। तो यहां पर हमारे को एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ शो किया गया है E, और मैं आपको बता दूं कि E की वैल्यू है E0 साइन ऑफ ओमेगा टी, है ना। तीनों सर्किट्स में अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तीनों वेराइटी के सर्किट्स में, उसमें हम लोग ईएमएफ को क्या लेंगे, E0 साइन ओमेगा टी। तो मान लीजिए कि यहाँ पर E0 साइन ओमेगा टी है और ये जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पर दिखाया गया है उस डायरेक्शन में ये करंट को भेजने की टेंडेंसी रख रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूजिंग ओम्स लॉ हम लोग लिख सकते हैं E0 साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू R इंटू आई, है ना। तो यहां से देखिए I की वैल्यू क्या आ गई, E0 अपॉन R साइन ओमेगा टी, और E0 अपॉन R, है ना। हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि ये करंट की कौन सी वैल्यू होगी, पीक वैल्यू होगी। तो इसको हम लोग मान लीजिए I0 से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो हमारे पास I की वैल्यू क्या आ गई, I0 साइन ओमेगा टी, और यहां पर I0 क्या है, E0 अपॉन R, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, पीक करंट। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहां पर कि जिस तरीके से ये जो ईएमएफ है ना, वो वेरी कर रहा है टाइम के साथ। ईएमएफ इस बार वेरी कर रहा है ना, और वो किस तरीके से वेरी कर रहा है, एज E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, है ना। यहाँ पर साइन ओमेगा टी के हिसाब से वेरी कर रहा है। तो हम लोगों ने क्या हासिल करा कि करंट भी जो है वो भी किस तरीके से वेरी कर रहा है, एज I0 साइन ओमेगा टी। क्लियर है ये बात। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग आ जाते हैं प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है, एक कैपेसिटिव लोड है। ठीक है, तो अगेन E की वैल्यू हम लोग क्या ले रहे हैं, E की वैल्यू ले रहे हैं E0 साइन ओमेगा टी, और वो इस तरीके से क्लॉकवाइज सेंस में फिलहाल करंट फ्लो करवा रहा है। ठीक है, तो अभी देखिए इस पर्टिकुलर मोमेंट की अगर हम लोग बात करें, लेट अस से कि t टाइम अभी हो रहा है और t प्लस dt टाइम पर क्या होगा, t प्लस dt टाइम में इस कैपेसिटर पर, है ना, कुछ चार्ज डिपॉजिट होगा। और वो कितना चार्ज डिपॉजिट होगा, तो dq विल बी इक्वल टू I इंटू dt, जहां पर I क्या है, I जो है वो करंट है एट टाइम t, और चूंकि हम लोगों ने t से t प्लस dt का टाइम इंटरवल लिया है ना, तो t से t प्लस dt के दौरान, है ना, t से लेकर के t प्लस dt के दौरान हम लोग करंट को ऑलमोस्ट क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं, और उससे बोल देंगे लेट अस से I, है ना। बहुत छोटे से अंतराल के लिए हम लोग इस करंट को कांस्टेंट मान रहे हैं। ठीक है, तो अगेन यहां पर किरचॉफ्स लॉ तो लगा ही सकते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, E0 साइन ओमेगा टी, है ना, माइनस Q बाई सी इक्वल टू 0, जहां से क्या आ जाएगा, E0 साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू Q बाई सी। ठीक है, और साथ ही साथ यहां से हमारे पास क्या आ गया, Q इज इक्वल टू सी E0 साइन ओमेगा टी। और हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर चार्ज जो है वो वक्त के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि इस मोमेंट पर हम लोगों ने करंट की डायरेक्शन कैसी मानी, कुछ इस सेंस में मानी है। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि I को क्या लिखा जा सकता है, dq बाई dt, और dq बाई dt करने पर ये क्या आ जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, और चेन रूल से ओमेगा भी एक बाहर आ जाएगा। तो ये बन गया c E0 ओमेगा cos ओमेगा टी। और अगर मैं इस पूरे के पूरे टर्म को एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूं, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू I0 cos ओमेगा टी, जहां मैंने I0 किसे माना है, c E0 ओमेगा को, और c E0 ओमेगा को देखिए लिखने का एक और तरीका हो गया, E0 अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। इसे E0 अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आप देखिए अभी अभी हम लोगों ने हासिल करा था प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में, देखिए I0 इज इक्वल टू E0 अपॉन R, है ना। तो वहां पर फॉर्मेट क्या था, I0 वॉज इक्वल टू E0 अपॉन समथिंग। तो उसी से कंपेयर करने के लिए हम लोग ने यहां पर क्या कर दिया, हम लोगों ने I0 को लिख दिया E0 अपॉन समथिंग, एंड दैट समथिंग इज 1 अपॉन ओमेगा सी। तो बच्चों इस बार हम लोगों ने क्या देखा, यहां पर इस बार हम लोगों ने ये देखा कि जो करंट
है ना, वो क्या आ गया हमारे पास, वो आ गया हमारे पास आई नॉट कॉस ओमेगा टी। हमने ईएमएफ कैसा माना था, देखिए ईएमएफ हमने माना था ई नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन जो करंट है वो कैसा आ रहा है, वो आ रहा है आई नॉट कॉस ओमेगा टी। मतलब एक साइन का फंक्शन है और एक कोसाइन का फंक्शन है ना। तो अब पहली बात हम लोग करते हैं यहां पर, ये जो समथिंग आया था ना उसके बारे में, मतलब ई नॉट के नीचे डिनोमिनेटर में जो है उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहली चीज जो हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, ओम होगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी रेजिस्टेंस वाले सर्किट में भी देखा था कि आई नॉट बराबर ई नॉट अपॉन आर आ रहा था। तो यहां पर भी जो डिनोमिनेटर है इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो रेजिस्टेंस जैसा रोल प्ले कर रहा है समथिंग, है ना। तो इसकी भी एसआई यूनिट तो क्या आएगी, ओम आएगी, है ना, सेम एज रेजिस्टेंस। तो यहां पर जो है इस डेनोमिनेटर को हम लोग नाम देते हैं एक्स सी, है ना, जो कि किसका रोल प्ले करता है, इट प्लेज द रोल ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस, और इसका नाम होता है रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। और ऑब्वियस है कि इसकी यूनिट क्या होगी, ओम होगी, है ना। तो हम लोग आई नॉट को क्या लिख सकते हैं, ई नॉट अपॉन एक्स सी, जहां पर एक्स सी क्या है, 1 अपॉन ओमेगा सी। क्लियर है यहां तक। तो बच्चों यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर है दैट इज 1 अपॉन ओमेगा सी। ये किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा पर, है ना, और ओमेगा होता है 2 पाई एफ। तो बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स पे तो डिपेंड कर ही रहा है, और साथ ही साथ किस पे डिपेंड कर रहा है, ये कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर पे भी डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये जो एक्स सी है ना, वो सिर्फ कैपेसिटर पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो अप्लाइड, है ना, अप्लाइड ईएमएफ के फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और हम लोग बड़े आसानी से यहां पर देख पा रहे हैं कि अगर हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो रिएक्टेंस कैसा होगा, रिएक्टेंस स्मॉल होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर ज्यादा होगा तो ओवरऑल फ्रैक्शन कैसा होगा, छोटा होगा। और उस केस में हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो पीक करंट है ना, पीक करंट क्या होता है, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एक्स सी। तो अगर आई नॉट जो है, सॉरी एक्स सी जो है वो कैसा होगा, अगर बहुत छोटा होगा तो आई नॉट कैसा आएगा, आई नॉट विल बी लार्ज, ठीक है। और उसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर स्मॉल फ्रीक्वेंसी रहे, स्मॉल फ्रीक्वेंसी रहेगी तो क्या होगा बच्चों, एक्स सी जो है वो ज्यादा हो जाएगा, है ना। वही यहां पर लिखा है कि जो रिएक्टेंस है 1 अपॉन ओमेगा सी दैट इज एक्स सी, वो लार्ज हो जाएगा, और उस केस में जो है पीक करंट है ना वो कैसा हो जाएगा, वो स्मॉल रह जाएगा, ठीक है। अब बच्चों मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी जो है ना, वो अगर जीरो हो तो इसका मतलब ओमेगा भी जीरो हो जाएगा। मान लीजिए कि हमारे पास लेटर से E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना, ये हमारे पास मान लीजिए कि सोर्स था। अब मान लीजिए कि ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, तो इसका मतलब E की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो सिंपली हो जाएगी कांस्टेंट ई नॉट साइन फाइव। क्लियर है ये बात। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई इस तरीके का फंक्शन हो, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, लेकिन उसमें ओमेगा की वैल्यू जीरो हो जाए तो वो सिंपली किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है एक ऐसे सोर्स में जो कि कांस्टेंट ईएमएफ क्रिएट करे, है ना। तो वही यहां लिखा है कि इफ द फ्रीक्वेंसी इज जीरो वी गेट अ डायरेक्ट करंट सोर्स प्रोड्यूसिंग अ कांस्टेंट ईएमएफ, है ना। और उस केस में देखिए क्या होगा कि जो रिएक्टेंस है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी में अगर ओमेगा की वैल्यू जीरो भर देंगे तो वो बन जाएगा इन्फिनिटी। और उस केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि आई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। और बच्चों ये चीज हमारे लिए नई नहीं है, हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है एक आरसी सर्किट में, है ना। जब हम लोग उसको क्या करते हैं, जब हम लोग उसको एक बैटरी प्रोवाइड करते हैं, बैटरी का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा सोर्स जो कि कांस्टेंट ईएमएफ दे रहा है, तो उस केस में क्या होता है, बहुत जल्दी जो है वो जो कैपेसिटर है वो ऑलमोस्ट चार्ज हो जाता है, और उसके बाद वो जो कैपेसिटर है वो किसकी तरह बिहेव करने लगता है, एक इंसुलेटर की तरह, मतलब वो फर्दर करंट को फ्लो नहीं होने देता है। तो वही चीज यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर, है ना, अगर हमारे पास एक ऐसा सर्किट हो जिसमें कि सिर्फ कैपेसिटर हो और साथ ही साथ एक ऐसा सोर्स हो जो कि कांस्टेंट ईएमएफ दे रहा हो, है ना, तो उस केस में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि करंट क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ठीक है। सो द रिस्पॉन्स ऑफ अ कैपेसिटर टू एन ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, है ना। फ्रीक्वेंसी अगर बहुत कम हुई, है ना, फ्रीक्वेंसी अगर बहुत कम हुई तो हम लोग समझ पा रहे हैं
कि वो जो ऑल्टरनेटिंग सोर्स है वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है, एक डायरेक्ट करंट सोर्स की तरह। ठीक है, अब बच्चों एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमारे को सीखनी है आज, वो ये है कि हम लोगों ने देखा था ना कि E इक्वल टू हमने क्या लिया था, E नॉट साइन ओमेगा टी लिया था, और उसके हिसाब से I की वैल्यू क्या आ गई थी, वो आ गई थी I नॉट कॉस ओमेगा टी। याद है? अब आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स यहां पर लगाएंगे तो आप इस कॉस ओमेगा टी को और क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो यहां पर इस तरीके का एक्सप्रेशन आ रहा है कि E जो है वो है साइन ओमेगा टी का फंक्शन, और ये जो I है उसमें कैसा टर्म आ रहा है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो यहां पर हम लोग कहते हैं कि जो करंट है वो लीड कर रही है ईएमएफ को बाय पाई बाई टू, है ना। यहां पर करंट में यहां पर क्या देख पा रहे हैं आप, ओमेगा टी में क्या जुड़ गया, ओमेगा टी में आप देख सकते हैं कि यहां पर पाई बाई टू और जुड़ गया है। तो इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं कि यहां पर जो करंट है वो ईएमएफ को लीड कर रही है ना। अब यहां पर देखिए कि व्हेन द ईएमएफ ई इज जीरो द करंट हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। और बच्चों ये तो क्वाइट ऑब्वियस भी होगा, है ना, क्योंकि हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि एक साइन का फंक्शन है तो दूसरा कोसाइन का फंक्शन है। When the EMF has maximum magnitude, the current is zero, है ना। और उसका ग्राफ भी यहां पर दिख रहा है, एक प्लस साइन का ग्राफ है और एक प्लस कॉस का ग्राफ है। तो अगर हम लोग यहां पर देखें, है ना, तो इस लीडिंग या फिर, है ना, यहां पर जो वर्ड हमने यूज किया लीड कर रहा है, उसको समझने का देखिए एक बहुत आसान तरीका है। लीड करने का मतलब ये हो गया, देखिए लिखा है लीड्स मींस दैट द करंट पीक्स एट एन अर्लियर टाइम। आप देखिए यहां पर ये जो डॉटेड लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और ये जो सॉलिड लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ईएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि सबसे पहले किसका पीक आया, पहले आई का पीक आया, उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि ईएमएफ उसको कॉपी कर रहा है और उसका पीक इसके बाद आया। तो देखने का ये बहुत आसान तरीका है कि पहले पीक किसका आ रहा है, पहले पीक जो है वो आ रहा है आई का। तो हम लोग ग्राफिकली भी कह सकते हैं कि कौन लीड कर रहा है, करंट जो है लीड कर रहा है और ईएमएफ जो है उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यही यहां पर लिखा है कि फॉर अ कैपेसिटिव लोड द करंट लीड्स द पोटेंशियल डिफरेंस बाय 90 डिग्री। अब आ जाते हैं बच्चों हम लोग तीसरे वैरायटी के सर्किट में, जिसका नाम है प्योरली इंडक्टिव सर्किट, जिसमें क्या हम लोग देख पा रहे हैं, क्या है, एक इंडक्टिव लोड है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर यहां पर भी हम लोग क्या चुनेंगे, ईएमएफ को चुनेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने ई को ई नॉट साइन ओमेगा टी लिया तो हम लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं, अगर मैं इस लूप के अक्रॉस, है ना, यहां पर किरचॉफ्स लूप लॉ लगाऊं तो मैं क्या बोलूंगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमें पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द इंडक्टर कितना होता है, वो होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो यहां से देखिए हमारे पास डी आई बाई डी टी कितना आ गया, ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी। और इसको अगर हम लोग, है ना, इसको अगर हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन परफॉर्म करें यहां पर तो हमारे पास आई कितना आ जा रहा है, माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी प्लस कांस्टेंट, क्योंकि मैंने यहां पर कौन सा इंटीग्रेशन परफॉर्म करा, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन परफॉर्म करा है। तो बच्चों हम लोग ऐसे तो नहीं छोड़ सकते आई के एक्सप्रेशन को, हमें सी निकालना था। तो सी निकालने के लिए देखिए हम लोगों ने क्या यूज करा, यहां पर हम लोगों ने ये कह दिया यहां पर कि एवरेज ऑफ कॉस ओमेगा टी, है ना, ये जो कॉस ओमेगा टी है उसका एवरेज ओवर वन टाइम पीरियड कितना होता है, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि ये तो जीरो होता है। साथ ही साथ हम लोग यहां पर किससे डील कर रहे हैं, हम लोग साइनोसॉइडल ईएमएफ से डील कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग ये भी समझ पा रहे हैं कि करंट जो है वो भी कैसा होगा, साइनोसॉइडल होगा। तो जो एलएचएस है ना, वो भी साइनोसॉइडल है, तो उसका भी एवरेज ओवर अ टाइम पीरियड क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो एलएचएस का एवरेज ओवर अ टाइम पीरियड जीरो, आरएचएस में जो पहला टर्म है उसका एवरेज क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो ये क्वाइट ऑब्वियस है कि सी को क्या होना पड़ेगा, जीरो ही होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तर्क से हमारे पास आई का एक्सप्रेशन क्या आ गया, आई बराबर आ गया हमारे पास माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। और यहां पर जो माइनस कॉस ओमेगा टी आया है ना, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो अब आप तुरंत समझ पा रहे होंगे कि इस बार यहां पर ओमेगा टी में घटाया जा रहा है कुछ, है ना। तो यहां पर ई नॉट अपॉन ओमेगा एल को तो आई नॉट कह दिया गया, और हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि जैसा हम लोगों ने आई इज इक्वल टू ई बाई आर में देखा था, और आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन
XC में देखा था उसी से अगर कंपेयर कर दे तो यहां पर ये जो ओमेगा एल है ये किसका रोल प्ले करेगा? ये रोल प्ले करेगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द सर्किट का, और इसको कहते हैं रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, और इसको डिनोट करते हैं XL से, है ना, L इंडक्टर है उसके लिए। तो XL की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा एल, ठीक है। और हम लोग ये भी देख पा रहे हैं यहां पर कि ओमेगा एल की वैल्यू जो है वो क्या होगी? 0 होगी फॉर डायरेक्ट करंट, है ना, क्योंकि डायरेक्ट करंट के केस में हम लोग समझ पा रहे हैं कि ओमेगा क्या होना है? वो तो 0 होना है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि अगर ज्यादा ओमेगा बढ़ाते जाए ना, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाए, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि XL जो है वो लगातार क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, क्योंकि XL क्या है? ओमेगा इंटू एल। सो मोर द ओमेगा मोर इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से XL जो है वो बढ़ेगा। अब चर्चा करते हैं ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 वाले केस के लिए। तो यहां पर बच्चों अगर हम लोग डायग्राम को देखें, है ना, यहां पर जैसे कि यहां पर दिया हुआ है करंट थ्रू एन इंडक्टर एंड द EMF, है ना, इनका ग्राफ दिया हुआ है एज फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि EMF कैसा फंक्शन था? EMF तो था E0 साइन ओमेगा टी, तो इसका साइन का ग्राफ बन गया। करंट जो था वो क्या आया था? वो आया था माइनस I0 कॉस ओमेगा टी, है ना, तो इसीलिए इसका ग्राफ जो है वो माइनस कॉस ओमेगा टी जैसा है। तो इस बार हम लोग क्या कह पा रहे हैं? इस बार हम लोग कह सकते हैं कि ये जो केस है ना, जिसमें इंडक्टिव लोड है सर्किट में, तो उस केस में करंट जो है वो लैग कर रहा है, लैग्स द पोटेंशियल डिफरेंस बाय 90 डिग्री। और ये कैसे देख पा रहे हैं हम लोग? हम लोग ऐसे देख पा रहे हैं यहां पर कि लैग करने का मतलब होता है कि करंट का जो पीक है वो लेट से आ रहा है एज कंपेयर टू पोटेंशियल डिफरेंस के पीक से। तो पहले EMF ने बाजी मार ली ना, पहले EMF जो है वो उसका पीक आ गया, अब उसको फॉलो कर रहा है कौन? करंट, अब उसका भी पीक आया। तो EMF ने जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते को ये जो करंट है वो फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग एक नया टॉपिक देखते हैं जो कि है इम्पिडेंस, है ना। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने देखा था अभी तक 3 अलग अलग टाइप के सर्किट, है ना। एक प्योरली रेजिस्टिव था, एक प्योरली कैपेसिटिव था और एक प्योरली इंडक्टिव था। हम लोगों ने देखा था कि जो कैपेसिटिव सर्किट होता है उसमें कौन आगे रहता है? उसमें करंट आगे रहता है ना। और प्योरली इंडक्टिव सर्किट में हम लोगों ने क्या देखा था? उसमें हम लोगों ने देखा था कि करंट जो है वो क्या होता है? पीछे हो जाता है। और ये होना भी चाहिए था इंडक्टिव सर्किट में, क्योंकि इंडक्टर को कोई चेंज पसंद नहीं है ना। तो वो क्या करता है? वो अपोज करने लगता है, जिसके वजह से करंट जो है वो क्या करने लगता है? लैग करने लगता है ना। ऐसे आप समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। अब देखिए, इन तीनों केसेस में हम लोगों ने जो पीक करंट है उसको एक खास फॉर्मेट में देखा था, आपको ध्यान होगा, है ना। तो जैसे कि हम लोगों ने जब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट देखा था तो उसमें I0 था E0 अपॉन कैपिटल R। उसी तरीके से जब हम लोगों ने प्योरली कैपेसिटिव सर्किट देखा था तो उसमें I0 था E0 अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C, और प्योरली इंडक्टिव सर्किट में हम लोगों ने देखा था I0 की वैल्यू थी E0 अपॉन ओमेगा L। तो इन सब का एक कॉमन नाम होता है Z, जिसको हम लोग कहते हैं इम्पिडेंस, ठीक है। तो यहां पर हम लोग जो है तीनों सर्किट के लिए, है ना, यहां पर सिंपली क्या बोल सकते हैं कि I0 इज इक्वल टू E0 अपॉन Z, और यहां पर Z की अलग अलग वैल्यू होती है अलग अलग सर्किट में, डिपेंडिंग ऑन कि उस सर्किट में कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं जो कि है फेज फैक्टर, है ना। हम लोगों ने देख रखा है अभी कि जब हम लोगों ने यहाँ पर E को रखा था E0 साइन ओमेगा टी, तो करंट की वैल्यू क्या आती है? I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जिसमें फाई जो है डिपेंडिंग अपॉन की अगेन कौन सा एलिमेंट है उस सर्किट में, फाई की वैल्यू अलग अलग आती है। जैसे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट था तो वहां पर, है ना, जब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट था तो वहां पर फाई की वैल्यू 0 आई थी। उसी तरीके से जब प्योरली कैपेसिटिव सर्किट था तो आपको ध्यान होगा कि करंट जो है वो लीड कर रहा था, तो वहां पर फाई की वैल्यू पाई बाई 2 आई थी। और इसी तरीके से हम लोगों ने देखा था कि जब प्योरली इंडक्टिव सर्किट था ना, तो इंडक्टर ने क्या करा? इंडक्टर ने करंट के बिल्डअप होने को थोड़ा अपोज किया, जिसकी वजह से करंट जो है वो लैग करने लगी और इसलिए करंट पीछे हो गई, और फाई की वैल्यू वहां पर क्या आई थी? माइनस पाई बाई 2। तो यहां पर हम लोग एक स्टैंडर्ड नाम दे सकते हैं, ये जो फाई है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, तो इस फाई को कहा क्या जाता है? फेज फैक्टर। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग एक नया तरीका देखते हैं
इन ऑर्डर टू फाइंड द करंट इन एन एसी सर्किट एक नया मेथड है जिसका नाम है वेक्टर मेथड। ठीक है, तो लेट अस नाउ डिस्क्राइब अ सिंपल मेथड बाय विच वी कैन कैलकुलेट द करंट इन एन एसी सर्किट। वी शैल कन्फाइन द डिस्कशन टू सीरीज सर्किट्स ओनली, है ना। फिलहाल हम लोग बात किसके लिए कर रहे हैं, हम लोग सीरीज सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं। अब मान लेते हैं, जैसा कि हर बार हम लोगों ने माना था, हम लोगों ने ईएमएफ को क्या माना था, ई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, जो साइनोसॉइडली वेरी कर रही है। अब इससे अप्लाई करा गया सीरीज एसी सर्किट में, ठीक है, जिसमें हो सकता है कि रेजिस्टेंस हो, कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो, या इन सबका कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर लेट अस रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर बाय अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड कैपिटल आर। ठीक है, ये एक नया मेथड है बच्चों, है ना, जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है, और जितने भी सवाल आने वाले हैं हम सबको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये जो सेगमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्या करना है इसमें वो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, वी विल रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर बाय अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड कैपिटल आर। ठीक है, और उसी तरीके से रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटेंस उसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे, XC बराबर 1/ओमेगा C इस मैग्नीट्यूड के वेक्टर से, और रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक वेक्टर से जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, XL के बराबर, और XL क्या होता है, ओमेगा इंटू L। ठीक है, द वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द रेजिस्टेंस उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फिर जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ना, उसको करस्पॉन्ड करने वाले वेक्टर को हम लोग π/2 अहेड शो करेंगे रेजिस्टेंस से। ठीक है, मतलब कि मैंने जैसे एक्स एक्सिस के लॉन्ग रेजिस्टेंस को दिखाया ना R मैग्नीट्यूड के वेक्टर से, तो उससे 90 डिग्री, है ना, उससे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हम लोग दिखाएंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस को, मतलब ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। और उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस को शो करेंगे जो कि π/2 बिहाइंड द रेजिस्टेंस होगा, मतलब कि वो किधर आ जाएगा, नीचे, मतलब कि अलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस। अब बच्चों जब हम लोग ये तीनों को रिप्रेजेंट कर देंगे ना, रेजिस्टेंस को भी, फिर रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस को भी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को भी, इन तीनों को अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे तो उसके बाद उन तीनों वेक्टर्स का हम लोग क्या लेंगे, वेक्टर सम लेंगे, और उसे कह देंगे इंपेडेंस ऑफ द सर्किट और डिनोट कर देंगे Z से। तो वही यहां लिखा है, द इंपेडेंस ऑफ द सर्किट Z एंड द फेज फैक्टर phi आर ऑब्टेन्ड बाय द वेक्टर सम ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर सम गिव्स द इंपेडेंस Z। Z तो समझ में आ गया कि उन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा। अब बच्चों अगर हम लोग tan phi इज इक्वल टू x अपॉन r की बात करें तो मान लेते हैं, है ना, कि ये r है और ये x है। यहां पर x मैंने किसे कहा, XC माइनस XL को कह दिया। ठीक है, तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि जो रिजल्टेंट Z होगा वो कुछ ऐसा होगा, और ये वाला जो एंगल है ना, इसे हम लोग फाई कह रहे हैं, तो tan ऑफ फाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाय r। क्लियर है ये बात? तो आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि जब XC ज्यादा है XL से तो हमारा x जो है वो पॉजिटिव आएगा, और इसलिए tan phi जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, phi भी पॉजिटिव है। लेकिन अगर XC जो है वो छोटा आ गया तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और उस केस में tan phi कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, मतलब phi भी आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो वही यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो नेट रिजल्ट हम लोग बोलेंगे, है ना, इन सबको निकाल करके जो नेट रिजल्ट हम लोग बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, I इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन Z साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, अब ये फाई जो है ये नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। फाई नेगेटिव कब होगा, फाई नेगेटिव तब होगा जब XL जो है वो ग्रेटर दैन XC हो जाए। जीरो कब होगा, जब XL बराबर XC हो जाए, और पॉजिटिव कब होगा, जब XC जो है वो ग्रेटर दैन XL हो जाए, है ना। इजीली समझ में आ रहा होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इस तरीके से जो है हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। दीज आर नॉट वेक्टर क्वांटिटीज, है ना। देखिए यही यहां पर लिखा है कि इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट द रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस एटसेट्रा आर नॉट वेक्टर क्वांटिटीज। द अबव डिस्क्रिप्शन इज ओनली अ मेथड। ये मैंने आपको एक तरीका बताया है कि आप कैसे सॉल्व करेंगे, वरना आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर साइन का फंक्शन है, कोसाइन का फंक्शन है, तो इनको सॉल्व करना थोड़ा सा लेंदी जाता है ना। आपको याद होगा कि SHM में, है ना, और वेव्स में, वहां पर भी ऐसे साइन के टर्म्स आए थे, तो वहां पर जब हम लोगों ने ऐड करा था तो वहां पर भी तो हम लोगों ने वेक्टर एडिशन का ही रूल यूज करा था ना,
ये मेथड है बेसिकली, है ना। तो क्या ये रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस क्या ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं? बिल्कुल भी नहीं, बस ये एक तरीका है इसे सॉल्व करने का, ठीक है। तो मैं एक बार अगेन रिवाइज करा देता हूं आपको। ईएमएफ हमने लिया था ई नॉट साइन ओमेगा टी। उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने रेजिस्टेंस ऐसा माना एक्स के लॉन्ग, फिर ऊपर हम लोगों ने माना एक्सी और नीचे हम लोगों ने माना एक्सएल और इसका रिजल्टेंट देखा। अब जो रिजल्टेंट रहा है ना, जैसे कि यहां पर मैंने ऑलरेडी डायग्राम बना रखा है, तो जो रिजल्टेंट रहा उसमें हमें z चाहिए था और फाई चाहिए था। तो z जब मिला तो उसका प्रयोग कैसे करना है वो आपको समझ में आ रहा है, और जो फाई मिला उसका भी उपयोग हमें कैसे करना है वो आपको समझ में आ रहा है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट अपॉन जेड साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। तो ये हमने सीख लिया कि अगर LCR सर्किट हो, मतलब जिसमें L भी हो सकता है, C भी हो सकता है और R तीनों भी हो सकते हैं, तो उस केस में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपको समझ में ये आ रहा होगा कि अगर मान लीजिए इंडक्टर नहीं रहा, उसमें सिर्फ R और C रहा, तो कोई बात नहीं, एक्सएल जो है वो जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए कि उसके पास कैपेसिटर नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, एक्सी जीरो हो जाएगा, है ना। और उसी तरीके से अगर आर नहीं रहा तो कोई बात नहीं, सिर्फ एक्सी और एक्सएल रहेगा। और उस केस में हम लोग समझ पा रहे हैं कि दो ही पॉसिबिलिटी है, फाई या तो प्लस 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों, या फिर फाई माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, हम लोग डायग्रामेटिकली इस चीज को देखते हैं। फिगर शोज द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेक्टर डायग्राम्स, है ना, फॉर द 3 सर्किट्स डिस्कस्ड अबव। तो ये देखिए, ये रहे वेक्टर डायग्राम्स। जैसे कि मान लीजिए अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हुआ तब तो सिर्फ यहाँ पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग आर आता है। अगर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट हुआ तब पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग हम लोग एक्सी लिख देंगे, और अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट हुआ तो हम लोग नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग ओमेगा एल लिख देंगे। और पहले केस में फाई जीरो आएगा, है ना, और दूसरे केस में फाई पाई बाई टू आएगा, और तीसरे केस में फाई माइनस पाई बाई टू आएगा। तो बेसिकली एक्सी, एक्सएल और आर, इन तीनों की मदद से हम लोग क्या निकालते हैं, जेड निकालते हैं और फाई निकालते हैं। एक बार जेड आ गया और फाई आ गया तो उसकी मदद से हम लोग करंट निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो लेट्स एनालाइज सम मोर एसी सर्किट्स। सबसे पहला सर्किट जो हम लोग लेने वाले हैं वो है सीआर सर्किट, मतलब यहाँ पर एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टर है। अगेन ईएमएफ मैंने वही ई नॉट साइन ओमेगा टी लिया है ना। और इस मोमेंट पर मान लेते हैं कि करंट जो है वो क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो कर रही है इस सर्किट में। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहला काम हमारे को क्या करना होता है किसी भी एसी सर्किट में, हमारे को ये जो वेक्टर डायग्राम है वो बनाना होता है ना। तो हम लोग जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पर कैपेसिटर है तो 1 अपॉन ओमेगा सी बनाएंगे लॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब ये दो वेक्टर हो गए, अब इनका रिजल्टेंट जो है वो z हो जाएगा, है ना। और हम लोग जानते हैं कि z मैग्नीट्यूड वाइज कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर। क्लियर है ये बात। और यहां पर अगर tan ऑफ फाई की अगर मैं बात करूं तो tan फाई कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 1 अपॉन ओमेगा सी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो देखिए बच्चों, इस केस में हम लोग ये तो समझ पा रहे हैं कि फाई कितना है और z कितना है। तो जैसा कि गिवन है ना, E दिया हुआ है अपने को ई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, ये सोर्स है। इसके हिसाब से अब हम लोग करंट क्या लिख सकते हैं, करंट हम लोग लिख देंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, है ना। और यहां पर हम लोग आई नॉट की वैल्यू क्या रखेंगे, आई नॉट हो जाएगा ई नॉट डिवाइडेड बाय जेड। हमें जेड भी पता है, ई नॉट भी पता है, तो आई नॉट मिल गया, ठीक है। अब थोड़ा और अगर हम लोग एनालाइज करें तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि करंट जो है वो तो कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दोनों के लिए सेम है क्योंकि सीरीज में लगे हुए हैं। लेकिन अगर मैं इस मोमेंट पर पोटेंशियल डिफरेंस देखूं अक्रॉस कैपेसिटर और पोटेंशियल डिफरेंस देखूं अक्रॉस रेजिस्टर, तो सोचते हैं कि उसकी वैल्यू क्या क्या आनी चाहिए। तो बच्चों, अगर आप यहां पर रेजिस्टेंस को देखें ना, रेजिस्टेंस को अगर हम लोग देखें तो करंट कितना फ्लो कर रहा है इस मोमेंट पर, I इज इक्वल टू कितना था, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सिंपली आई नॉट इंटू आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि करंट क्या है और उसके हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा। सिंपली मैंने यहां पर ओम्स लॉ लगा दिया, ठीक है। अब बच्चों, अगर हम लोग बात करें कैपेसिटर की, तो हमें ये पता है कि कैपेसिटर के लिए
जो करंट है वो कितना है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव हम लोगों ने निकाल रखा है ना। तो देखिए बच्चों, VC हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, VC हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर आई नॉट मल्टीप्लाइड बाय XC मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस पाई बाई टू, है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर के केस में क्या होगा, करंट जो है वो लीड करेगा। तो करंट क्या है, वो है I इज इक्वल टू, आई हमने क्या निकाला था, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इसका जो फेज है ना, वो है ओमेगा टी प्लस फाइव। तो उससे कितना फेज पीछे होना चाहिए, उससे पाई बाई टू पीछे होना चाहिए। तो यहां पर इसीलिए ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस पाई बाई टू आया है। और साथ ही साथ आई नॉट इंटू एक्स सी, है ना, ये क्या हो गया बेसिकली, ये हो गया एम्पलीट्यूड, है ना। तो VC के लिए ये एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। तो मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, वो क्या हो जाएगा, आई नॉट इंटू एक्स सी। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, रेजिस्टेंस जो है उसके अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप क्या आ सकता है, वो आ सकता है आई नॉट इंटू आर। तो यहां पर कैपेसिटर के लिए आर का रोल कौन प्ले करता है, एक्स सी। तो इसीलिए मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर वो क्या हो जाएगा, आई नॉट इंटू एक्स सी। और अगर इस टाइम की बात करें तो इस समय हम लोग बोल सकते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर वो कितना आ जाएगा, आई नॉट एक्स सी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस पाई बाई टू। इसके अलावा बच्चों किरचॉफ्स रूल यहां पर भी वैलिड है ना। हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। ई नॉट साइन ओमेगा टी जो है वो किसके बराबर आएगा, समेशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस सी एंड आर, मतलब कि VC प्लस VR, है ना। और यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि VC हम लोगों ने कितना निकाला था, VC था आई नॉट इंटू एक्स सी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस पाई बाई टू। और इसमें क्या ऐड करेंगे हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R, जो कि कितना है, आई नॉट इंटू आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। चलिए तो बच्चों इस बार हम लोग देखते हैं LR सर्किट को, है ना। अभी हम लोगों ने RC सर्किट से डील करा, तो इस बार इंडक्टर है और रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर जो सोर्स है वो हमारे को दिख रहा है कि E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है, ठीक है। तो इस बार बच्चों हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या एलिमेंट आएंगे। एक तो R आएगा पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग, और ओमेगा L आएगा नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो इस बार हम लोग क्या कह सकते हैं, सबसे पहले Z की वैल्यू हो जाएगी अंडर द रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, है ना। ओमेगा L का मैंने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। और एक काम करते हैं, यहाँ पर tan ऑफ फाई देखते हैं ना, tan फाई कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा ओमेगा L डिवाइडेड बाय R, है ना। मैं इस बार सिंपली क्या कर रहा हूं, मुझे दिख रहा है कि फाई जो है ना, फाई मैं मैग्नीट्यूड ले लेता हूं, है ना, सिंप्लिसिटी के लिए। tan फाई जो है वो क्या आ जाएगा, ओमेगा L अपॉन R। और चूंकि मुझे दिख रहा है कि ये जो फाई है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के नीचे है, तो मैं सिंपली यहां पर क्या बोल दूंगा कि I की वैल्यू इस बार क्या आ जानी है, I की वैल्यू आ जाएगी आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई कर देते हैं, है ना। क्योंकि हमें पता है कि इस बार जो है इंडक्टर का रोल आएगा यहाँ पर, तो इसीलिए करंट जो है वो लैग तो करेगा ही, है ना। और लैग कर रहा है, और साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ बन रहा है। तो मैंने सिंपली यहाँ पर क्या कर दिया, tan फाई को बोल दिया ओमेगा L अपॉन R, और मैंने यहाँ पर माइनस फाई लगा दिया, है ना। ये तरीका भी आप यूज कर सकते हैं। तो और यहाँ पर हम लोग आई नॉट की वैल्यू क्या बोल देंगे, आई नॉट की वैल्यू बोल देंगे ई नॉट अपॉन Z, जहां पर Z हम लोगों ने निकाल ही लिया, वो है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। साथ ही साथ अगर हमारे पास I आ गया, है ना, जो हमने जो है इंस्टेंटेनियस करंट निकाल लिया, ठीक है। अब I की मदद से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। वो कितना हो जाएगा, I इंटू आर, जो कि हो जाएगा आई नॉट इंटू आर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है। अब बच्चों अगर हम लोग VL की बात करें, है ना, VL की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे को ये समझ में आ रहा है कि जो करंट है वो कैसा है, वो है आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ फाइव, ठीक है। तो हमारे को ये पता है कि इंडक्टर में क्या होता है कि करंट जो है वो लैग करता है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं VL लिखूंगा तो VL को मैं क्या लिखूंगा, VL को मुझे लिखना पड़ेगा, पहले तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड लिख देते हैं, वो कितना हो जाएगा,
वो हो जाएगा आई नॉट इंटू एक्स एल, ठीक है। और साथ ही साथ हमें ये पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर है उसके केस में जो फेज आएगा वो क्या होगा, वो आगे होगा एज कंपेयर टू करंट। क्योंकि हमें पता है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, इंडक्टर के केस में क्या होता है, करंट लैग करता है। तो ऑटोमेटिकली ये समझ में आ रहा है कि वोल्टेज जो है वो लीड करता है ना। तो अगर वोल्टेज लीड करता है तो यहाँ क्या लिखेंगे, ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस पाई बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे को समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर उसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, आई नॉट इंटू एक्सएल, और यहाँ पर जो फेज है वो क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस पाई बाई टू, ठीक है। इसके अलावा बच्चों अगेन हम लोग ये बात तो लिख ही सकते हैं कि ई नॉट साइन ओमेगा टी है ना, वो किसके बराबर होगा, इंस्टेंटेनियस इस मोमेंट पर जो भी पोटेंशियल ड्रॉप से अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर, तो वो हो जाएगा आई नॉट इंटू आर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव, और उसमें क्या ऐड करेंगे हम लोग, प्लस आई नॉट इंटू एक्सएल ओमेगा टी, यहाँ पर साइन भी आएगा ना, यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे साइन ऑफ, ये आ गया साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस पाई बाय टू। तो अब बच्चों एक काम करते हैं, फाइनली हम लोग देखते हैं कि अगर एल सी और आर तीनों ही प्रेजेंट हो तो ऐसे सर्किट को नाम दिया जाता है एल सी आर सर्किट, ठीक है। तो इस बार हमें तीनों चीजें बनानी होंगी, आर भी बनाना होगा, वन अपॉन ओमेगा सी भी बनाना होगा, नीचे ओमेगा एल भी बनाना होगा। अब हमारे को ये समझ में आ रहा है कि ऊपर जैसे कि एक्स सी है, नीचे जैसे कि एक्सएल है, तो अब जो नेट है ना, वो लेटस अज्यूम, है ना, लेटस अज्यूम की जो नेट आया वो ऐसा आया, एक्स सी माइनस एक्सएल, है ना, इसी को हम लोग एक्स कह देते हैं, इफेक्टिव रिएक्टेंस हो गया ये, और इधर आ गया आर। तो इस बार हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो रहा ये जेड हो जाएगा और ये एंगल क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, है ना। तो यहां पर देखिए बहुत आसान है, फिर से हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि I विल बी इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, और यहां पर आई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी ई नॉट अपॉन जेड, और साथ ही साथ हमें यह भी समझ में आ रहा है कि z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी अंडर द रूट ऑफ, है ना, एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस रेजिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस बार बच्चों तीनों एलिमेंट्स में करंट तो सेम है, करंट की वैल्यू क्या है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि अलग अलग के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कैसा आएगा, जैसे कि वी आर, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आई इंटू आर, मतलब कि आई नॉट इंटू आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। उसी तरीके से वी सी कितना लिख सकते हैं, हमें पता है कि करंट जो है वो कितना है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और कैपेसिटर के केस में क्या होता है, कैपेसिटर के केस में जो है करंट लीड करता है, मतलब वोल्टेज लैग करता है। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं वीसी के लिए हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, पहले तो एम्पलीट्यूड लिखेंगे, है ना, और एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, आई नॉट इंटू एक्स सी, फिर क्या आ जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। अब हम लोगों ने क्या डिस्कस करा था कि करंट जो है वो लीड करता है, मतलब वोल्टेज लैग करता है, तो यहां लिख देंगे माइनस पाई बाई टू। और इसी तरीके से VL में क्या लिख देंगे, VL में लिख देंगे आई नॉट इंटू एक्सएल, ये तो हो गया एम्पलीट्यूड, फिर क्या आ जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, और आगे क्या लिखेंगे, हमें पता है कि इंडक्टर जो है वो अपोज करता है किसी भी चीज को, जिसकी वजह से करंट लैग करने लगता है। अगर करंट लैग कर रहा है इसका मतलब वोल्टेज लीड कर रहा है, तो इसमें प्लस पाई बाई टू ऐड कर देंगे। यहां पर देखिए बच्चों एक बड़ी मजेदार चीज आ जाती है, जैसे VC है और VL है ना, VC और VL में आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि जैसे कि मैं यहां पर VC को लिख सकता हूं, VC इज इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्स सी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस पाई बाई टू, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं VL को क्या लिख सकता हूं, मैं VL को लिख सकता हूं आई नॉट इंटू एक्सएल। अब ये वाला टर्म क्या बन गया, ये बन गया साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई बाई टू, मतलब ये हो जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव विथ अ नेगेटिव साइन, है ना। और बच्चों ऐसा मैंने कैसे लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है
कि साइन 90 प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि VC है ना, VC जो है वो क्या आ गया आई नॉट XC कॉस ओमेगा टी प्लस 5 और VL क्या आ गया माइनस ओमेगा नॉट XL कॉस ओमेगा टी प्लस 5। तो अगर हम लोग VC प्लस VL करें तो वो सिंपली क्या आ जा रहा है, वो सिंपली हमारे पास आ जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। ये तो कॉमन आ गया, साथ में इसके क्या है, साथ में इसके है आई नॉट और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा XC माइनस XL। क्लियर है ये बात। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर ये दोनों मिलकर के जीरो भी आ सकते हैं। कब, जब XC और XL क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो बच्चों जिस केस में है ना, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं इफ XC इज इक्वल टू XL, उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों कि VC प्लस VL विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसके अक्रॉस आ जाएगा, वो आ जाएगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस। क्लियर है। मतलब कि जो E नॉट साइन ओमेगा टी है वो अकेले किसके बराबर हो जाएगा, VR के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब बच्चों हम लोग ये भी लिख सकते हैं VR क्या होता है, VR होता है I इंटू R, है ना। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास I की वैल्यू क्या आ जाएगी, E नॉट अपॉन R साइन ऑफ ओमेगा टी। क्लियर है ये बात। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहां पर कि इस बार क्या होगा कि ऑल्दो L और C मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर प्रेजेंट है, फिर भी ऐसा हो सकता है कि जो नेट जो सोर्स का जो EMF है ना, जो कि क्या है जो कि है E नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, उसका जो फेज है वो क्या है ओमेगा टी, वो सेम हो जाएगा किसके फेज के, जो नेट करंट है उसके फेज के, क्योंकि करंट का फेज क्या है ओमेगा टी और जो हमारा सोर्स का EMF है ना, जो सोर्स है उसका जो फेज है वो भी क्या है ओमेगा टी है ना। तो दोनों सेम फेज में आ जा रहे हैं। तो जब ऐसा होता है कि इंडक्टर भी है और साथ ही साथ कैपेसिटर भी है, लेकिन XC एग्जैक्टली XL के बराबर आ जा रहा है, उस केस में क्या हो जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर वो दोनों मिल करके क्या आ जाते हैं, जीरो आ जाते हैं। VC भी कुछ हो सकता है, VL भी कुछ हो सकता है, पर दोनों मिल करके क्या हो जा रहे हैं, जीरो हो जा रहे हैं। तो उस केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि जो करंट है ना, वो सोर्स के फेज के साथ क्या कर रही है, बिल्कुल मैच कर रही है। तो उस केस में हम लोग कहते हैं कि ये कौन सी कंडीशन आ गई, दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है। इसके अलावा बच्चों हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जब XC जो है वो ज्यादा होगा किससे, XL से, उस केस में सर्किट जो है किसकी तरह बिहेव करेगी, उस समय सर्किट जो है उसमें करंट जो है ना, वो बेसिकली लीड करेगा, है ना, करंट विल लीड, है ना, लीड द वोल्टेज। ऐसा क्यों, क्योंकि इस बार जो सर्किट है वो काइंड ऑफ इंडक्टिव हो जा रही है ना, क्योंकि XC जो है वो XL से ज्यादा है। और अगर इसका उल्टा हुआ, अगर XC जो है वो लेस देन XL हो जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इस बार सर्किट जो है वो ज्यादा इंडक्टिव बिहेव करेगी। तो आई विल लैग, है ना, आई विल लैग बिहाइंड किसके, द वोल्टेज, है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडक्टर के डोमिनेंस की वजह से करंट को लैग करना ही पड़ेगा। तो बच्चों एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं। हम लोगों ने क्या देखा सबसे पहले कि जब XC इज इक्वल टू XL हो जाएगा, तब जो सर्किट है ना, वो रेजोनेंस में रहेगा, है ना। उस केस में करंट जो है इट विल बी इन फेज विद द EMF। तो चलिए बच्चों मैं आपका छोटा सा रिवीजन करा देता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जब XC बराबर XL हो जाएगा, उस केस में क्या होगा, उस केस में द सर्किट विल बी सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेजोनेंस। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि उस केस में करंट और EMF वो दोनों फेज में होते हैं, है ना। और साथ ही साथ जब हम लोगों ने ये देखा कि XC जब ग्रेटर देन XL हो, तो उस समय करंट जो है वो क्या करेगा, लीड करेगा, है ना, आई विल लीड द वोल्टेज। और उस केस में हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो सर्किट है वो ज्यादा कैपेसिटिव होगा एज कंपेयर टू इंडक्टिव। और ठीक इसका उल्टा होता है जब XC लेस देन XL होता है, उस केस में क्या होता है, उस केस में सर्किट ज्यादा इंडक्टिव होता है, लेस कैपेसिटिव होता है। और उस केस में बिकॉज
इंडक्टर डोमिनेट कर रहा है तो करंट जो है वो क्या करता है, लैग करता है। ठीक है, और बच्चों यहां पर वोल्टेज कहने का मतलब क्या है, वोल्टेज से यहां पर हम लोग समझ रहे हैं ईएमएफ, है ना, जो कि क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। चलिए बच्चों, तो अब हमारा नया टॉपिक है पावर इन एसी सर्किट्स। तो सपोज ईएमएफ जो है वो है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और उसे अप्लाई किया गया एक सर्किट में, और उसकी वजह से जो करंट डेवलप हुआ वो क्या है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब हम लोग निकालना चाहते हैं वर्क डन बाय द सोर्स एक छोटे से टाइम इंटरवल में, और वो टाइम इंटरवल क्या है, t से लेकर के t प्लस डी तक का, है ना, मतलब dt है वो टाइम इंटरवल। तो स्मॉल वर्क डन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ईएमएफ मल्टीप्लाइड बाय जो चार्ज फ्लो किया उस dt टाइम में, और चार्ज फ्लोन हो जाएगा I dt। ठीक है, तो ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी ई नॉट साइन ओमेगा टी, और I की वैल्यू है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो जब हमने इसे मल्टीप्लाई करा तो ये कुछ इस फॉर्मेट का बना है। अब हम लोगों ने क्या करा कि साइन ओमेगा टी प्लस 5 को ओपन कर दिया, और फॉर्मूला कौन सा लगेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो जब हम लोगों ने इसे ओपन करा तो देखिए ये कुछ इस तरीके का बन रहा है। अब हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क डन है ना, कंप्लीट साइकिल चाहिए। अभी तक तो सिर्फ dt टाइम में हम लोगों ने वर्क डन देखा ना, तो अब ओवर अ कंप्लीट साइकिल चाहिए। तो मतलब इस एक्सप्रेशन को हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम 0 टू कैपिटल T। तो देखिए यहाँ पर वर्क डन जो है इस तरीके से इंटीग्रेट करने पर आएगा, और हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, है ना, ये दो अलग अलग टर्म्स आ रहे हैं। तो हमारे को ये पता है यहाँ पर कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। सही है, और यहाँ पर साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी है, तो अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी डी टी अपॉन 2, है ना। तो यहाँ से देखिए हमारे पास जब इंटीग्रेट करके जब वैल्यूज को पुट कर रहे हैं तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है हाफ एफ ई नॉट आई नॉट टी कॉस 5। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये तो वर्क डन बाय द सोर्स ओवर अ टाइम पीरियड आ रहा है। तो अब अगर हमें एवरेज पावर निकालना है डिलीवर्ड बाय द सोर्स, तो वर्क डन को किससे डिवाइड कर देंगे, टाइम से। तो टाइम तो हम लोगों ने टाइम पीरियड लिया था, तो यहाँ से देखिए जो एक्सप्रेशन आ रहा है पावर का, एवरेज पावर का, वो आ रहा है हाफ ई नॉट आई नॉट कॉस 5, जिसको किस में तोड़ा जा सकता है, ई नॉट बाई रूट टू आई नॉट बाई रूट टू कॉस 5। और ऐसा तोड़ने से देखिए क्या फायदा हो जाएगा कि ये बन जाएगा ऑफ द फॉर्म ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस 5। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों कि ये जो इक्वेशन हमने डिराइव करी फॉर द एवरेज पावर इन अ कंप्लीट साइकिल, ये क्या बता रहा है, ये एवरेज पावर डिलीवर्ड इन अ लॉन्ग टाइम भी बता रहा है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख भी रखा है ना। चाहे ओवर अ टाइम पीरियड देखें चाहे फॉर अ लॉन्ग टाइम देखें, ये वैल्यू तो सेम आ जाएगी। तो बच्चों cos फाई जो है ना, वो डिसाइड कर रहा है एक तरीके से कि पावर क्या होगा, है ना, वो उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं कि एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए, या फिर एक ऐसी सर्किट जिसमें XL बराबर XC हो जाता है ना, उस केस में हम लोग जानते हैं कि फाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो उस केस में जो है पावर जो है वो क्या आएगा, ERMS IRMS, जो कि मैक्सिमम होगा। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि अगर रेजिस्टेंस ना हो तो प्योरली रिएक्टिव सर्किट होगी, है ना, मतलब सिर्फ कैपेसिटेंस होगा या फिर इंडक्टेंस होगा, या फिर सिर्फ कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस होगा। तो उन केसेस में फाई की वैल्यू पाई बाई 2 आएगी या फिर माइनस पाई बाई 2 आएगी, और उन केसेस में कॉस फाई 0 आएगा। मतलब कि अगर सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है तो नो पावर इज एब्सॉर्ब्ड इन सच सर्किट्स। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन I1 एंड I2 इन द टू ब्रांचेस ऑफ द सर्किट शोन। और यहाँ पर हमारे को दे रखा है कि एक ब्रांच में क्या है, रेजिस्टेंस है और कैपेसिटर है, और एक में रेजिस्टेंस है और इंडक्टर है। ठीक है, तो बच्चों ऐसे सवाल को ना, यहाँ पर देखिए ये दोनों ब्रांचेस पैरेलल में है, ठीक है ना, लेकिन हम लोग इसे सॉल्व कैसे करेंगे, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं इसे इस तरीके से ट्रीट करता हूँ जैसे कि ये दो अलग अलग सीरीज के सर्किट हो, है ना, क्योंकि आप देखिए कि R1 और ये जो कैपेसिटर है ना, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वही जो सोर्स है ना। लेट अस से कि E इज इक्वल टू कितना है, E नॉट साइन ओमेगा टी। तो यही पोटेंशियल डिफरेंस जो है
वो दोनों ब्रांचेस के अक्रॉस है। तो यहां पर मैं ऐसे शो कर देता हूं कि ये ई है और ये 3 ओम है और ये 4 ओम है इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और यहाँ पर 12 ओम रेजिस्टेंस है ना, और 9 ओम जो है वो क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर मैं दोनों सर्किट के लिए इंडिविजुअली मैं क्या बनाऊंगा, यहाँ पर नेट इम्पिडेंस को दिखाने के लिए यहाँ पर एक रिएक्टेंस का डायग्राम बनाऊंगा, है ना। जैसे कि यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस शो करा 3 ओम, और चूंकि ये कैपेसिटेंस है तो इसीलिए मैंने पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग 4 ओम शो करा। उसी तरीके से जो दूसरा सर्किट है इसमें मैंने रेजिस्टेंस 12 शो करा और एक्सएल जो है वो 9 ओम शो करा नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर, है ना, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड 5 है, और ये वाला जो एंगल है वो बेसिकली कितना हो जाएगा, 53 डिग्री। और इस पर्टिकुलर केस में हम लोग देख पा रहे हैं, है ना, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये 12 है, ये 9 है, तो ये 15 हो जाएगा, है ना। और ये वाला एंगल जो है ये कितना हो जाएगा, 37 डिग्री। क्लियर है ये बात। तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि इसके लिए, है ना, फाई की वैल्यू क्या है, 53 डिग्री, और इस वाले सर्किट के लिए फाई की वैल्यू कितनी हो गई, -37 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों दोनों सर्किट के लिए मैं ईएमएफ को क्या लिख दूंगा, ईएमएफ को लिखूंगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पर भी मैं लिखूंगा ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन करंट की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, करंट की वैल्यू यहां पर हो जाएगी ई नॉट अपॉन 5, है ना, यहाँ पर क्योंकि इंपेडेंस जो है वो 5 आया था। और आगे मैं क्या लिखूंगा, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री। और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, आई की वैल्यू, यहाँ पर ये तो चलिए हमारा जो ऊपर में जो करंट था वो I1 कहला रहा था, है ना, तो मैं नीचे वाले को इसे I1 लिख देता हूँ और इससे बोल दूंगा I2, वो कितना हो जाएगा, ई नॉट अपॉन 15, और ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ 37 डिग्री। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखिए हमसे सवाल में क्या पूछा गया था, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। हमसे सवाल में बोला गया था कि फेज डिफरेंस बिटवीन I1 एंड I2 इन द 2 ब्रांचेस। तो अगर फेज डिफरेंस देखना हो इन दोनों करंट में तो वो कितना हो जाएगा, 53 डिग्री माइनस ऑफ -37 डिग्री, है ना, मतलब 53 डिग्री प्लस 37 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। तो दोनों ब्रांचेस में जो फेज डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है, 90 डिग्री का। ठीक है, चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इन द सीरीज सर्किट कैपिटल आर मतलब रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 300 ओम, एल इज इक्वल टू 60 मिली हेनरी, C is equal to half microfarad, V is equal to 50 volt, and omega is equal to 10,000 radian per second. Find the reactances XL, XC, impedance Z, current amplitude I, phase angle phi, and the voltage amplitude across each element. तो चलिए बच्चों यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देते हैं क्या क्या अपने को दिया है। R दे रखा है 300 ओम, है ना, साथ ही साथ L दे रखा है 60 मिली हेनरी और ओमेगा दे रखा है 10,000 रेडियन पर सेकेंड। तो हम लोग यहाँ पर XL निकाल सकते हैं, वो कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू एल, जो कि हो जाएगा 10,000, है ना, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 60 मिली हेनरी, मतलब 60 अपॉन 1000 हेनरी, है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये है रेडियन पर सेकेंड। तो बेसिकली इसकी जो ओवरऑल SI यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ओम हो जाएगी, है ना। तो ये कितना आ जा रहा है, 3 0 यहाँ से गए, 3 0 यहाँ से गए। तो बेसिकली हम लोग देख पा रहे हैं कि XL की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 600 ओम। इसी तरीके से हम लोग XC भी निकाल सकते हैं। XC होता है 1 अपॉन ओमेगा C, और ये कितना हो जाएगा, आप देखिए कि ओमेगा तो 10,000 है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 10,000, और C कितना दिया हुआ है, C दिया हुआ है 0.5 माइक्रोफैरड, है ना, मतलब हाफ लिखूंगा तो ऊपर 2 आ जाएगा और 10 टू द पावर -6 बन जाएगा, 10 टू द पावर +6 ऊपर जाने पर। क्लियर है ये बात। तो यहां से देखिए हमारे पास XC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये देखिए हो जा रहा है, यहां से 4 0 गए, ऊपर से 4 0 गए, तो ये हो गया 200 ओम। तो बेसिकली हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट चीजें आ गई। एक तो है ऑलरेडी जो दे रखा था रेजिस्टेंस 300 ओम, एक आ गया XL 600 ओम, और एक आ गया XC 200 ओम। तो देखिए बच्चों हमारे पास अब तक क्या क्या आ गया, हमारे पास XL आ गया और XC आ गया। अब अगर Z निकालना है तो Z निकालने का तरीका भी हम लोग जानते हैं, है ना। Z कैसे निकालेंगे हम लोग,
तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक बना देते हैं डायग्राम, और इसमें हम लोग आर, एक्सएल और एक्ससी को शो करेंगे। हमारे को पता है आर को शो करते हैं अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये 300 इधर हो गया। ऊपर हम लोग शो करते हैं एक्ससी को, और वो कितना हो जाएगा 200 ओम, और नीचे हम लोग शो करेंगे एक्सएल को जो कि हो जाएगा 600 ओम। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बेसिकली बच गया 300 इधर और 400 इधर। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो रिजल्टेंट है ना, वो कितना आ जाएगा, Z की वैल्यू आ जाएगी 500 ओम, और यही हो जाएगा हमारा नेट इम्पिडेंस, है ना। तो Z भी देखिए हम लोगों ने निकाल लिया। अब करंट एम्पलीट्यूड निकालना है, तो करंट एम्पलीट्यूड जो है I नॉट, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा E नॉट अपॉन Z। अब यहाँ पर E नॉट जो है ना, वो कितना दे रखा है, देखिए यहाँ पर जो V दे रखा है वही बेसिकली E नॉट दे रखा है। तो E नॉट की वैल्यू है 50 वोल्ट, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 50, और यहाँ पर है 500, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1 एम्पियर। अब बच्चों अगर हमारे को फेज एंगल फाई निकालना है ना, तो फेज एंगल फाई तो हम लोग यहाँ पर रिएक्टेंस के डायग्राम से निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे को ये समझ में आ रहा है कि जो नेट Z है ना, वो तो इधर आएगा 500 ओम से शो हो रहा है, और ये वाला एंगल जो है, ये एंगल मैग्नीट्यूड वाइज कितना हो जाएगा, ये एंगल मैग्नीट्यूड वाइज हो जाएगा 53 डिग्री। तो यहां पर हम लोग फाई बोल सकते हैं कि फाई कितना आ जाएगा, -53 डिग्री। अब बच्चों हमारे को एक और चीज निकालनी है, वो है वोल्टेज एम्पलीट्यूड अक्रॉस ईच सर्किट, है ना। जैसे इंडक्टर हो गया, रेजिस्टर हो गया और कैपेसिटर हो गया, इन तीनों के अक्रॉस हमारे को क्या निकालना है, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर हम लोग जैसे कि V नॉट R के केस में है ना, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड अक्रॉस R, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये हो जाएगा I नॉट इंटू R, सही है। अब I नॉट देख लेते हैं कितना था, I नॉट जो है वो 0.1 था, और रेजिस्टेंस कितना था, वो था 300, है ना। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, 0.1 इंटू 300 करना होगा। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 वोल्ट्स। इसी तरीके से वोल्टेज एम्पलीट्यूड अक्रॉस इंडक्टर, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा I नॉट इंटू, यहां पर हम लिखेंगे XL, तो I नॉट जो है वो तो 0.1 है, मल्टीप्लाइड बाय XL जो है, देखिए आपको ध्यान होगा वो आया था हमारे पास 600 ओम, तो यहां पर 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा कितना, 60 वोल्ट्स। इसी तरीके से बच्चों वोल्टेज का एम्पलीट्यूड अक्रॉस कैपेसिटर, वो कितना हो जाएगा, V नॉट C इज इक्वल टू I नॉट इंटू XC। अब I नॉट की वैल्यू तो 0.1 आई थी, और XC जो है वो 200 है, तो ये कितना आ जा रहा है, 20 वोल्ट आ जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो जो चीजें हमसे पूछी गई थी वो सारी हम लोगों ने अब निकाल ली है। तो बच्चों पिछले सवाल का ही एक एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पर हमारे पास, और इस बार सवाल में पूछा गया है कि फॉर द LCR सीरीज सर्किट डिस्क्राइब्ड, फाइंड द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द इंस्टेंटेनियस करंट एंड ईच इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कंसिडरिंग I इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर कॉस 10,000 t। मतलब कि करंट जो है वो बेसिकली किस फॉर्मेट में दे रखा है हमारे को, I इज इक्वल टू I नॉट कॉस ओमेगा टी, इस फॉर्मेट में दे रखा है। अब इसके हिसाब से हमारे को क्या बताना है, हमारे को बताना है, तो चलिए पिछले सवाल का ही एक कंटिन्यूएशन यहां पर है। फॉर द LCR सीरीज सर्किट डिस्क्राइब्ड, फाइंड द टाइम डिपेंडेंस ऑफ ईच इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कंसिडरिंग I इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर कॉस 10,000 t। मतलब हमारे को क्या अज्यूम करना है कि करंट क्या है, वो है I नॉट कॉस ओमेगा टी, इस फॉर्मेट का करंट है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अब हमें क्या बताना है, अलग अलग एलिमेंट्स में जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज आएगा वो बताना है, ठीक है। तो हम लोगों ने I तो ऑलरेडी निकाल रखा है ना, I बराबर 0.1 एम्पियर, और इन्होंने दे रखा है कि हमें क्या मानना है यहाँ पर फेज, तो फेज जो है वो मानना है 10,000 t। तो अब बच्चों अगर हम लोग वेरियस एलिमेंट्स की बात करें, जैसे सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टर के अक्रॉस, तो हम लोगों को R जो है ना, हम लोगों को R जो है वो मिल गया था, या फिर वो तो सवाल में ही दिया हुआ था, और R की वैल्यू हमारे को दे रखी थी 300 ओम। तो हम लोग समझ सकते हैं कि VR है ना, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा I इंटू R। तो I कितना है, वो है I नॉट कॉस ओमेगा टी, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना होगा किससे, इसको मल्टीप्लाई करना होगा R से। तो देखिए VR वो कितना आ जाएगा,
आई नॉट 0.1 है और आर जो है वो 300 है। तो ये कितना आ गया 30 cos ओमेगा टी, है ना। तो करंट के साथ जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस है वो फेज में होता है ना, ये भी cos ओमेगा टी और ये भी cos ओमेगा टी। क्लियर है यहां तक बात। अब बच्चों अगर बात करें हम लोग कैपेसिटर की, है ना, तो कैपेसिटर के केस में हम लोग जानते हैं कि जो करंट है वो लीड करता है ना, करंट जो है वो लीड करता है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर करंट लीड करता है इसका मतलब जो वोल्टेज है वो क्या करता है, लैग करता है, ऐसा कह सकते हैं। तो वोल्टेज में कैसा टर्म आएगा, जैसे करंट में cos ओमेगा टी का टर्म है, तो वोल्टेज में कैसा टर्म आएगा, cos ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 का। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर VC इज इक्वल टू, अब यहाँ पर इसमें जो एम्पलीट्यूड होगा, है ना, एम्पलीट्यूड जो होगा वो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा है और वो कितना आया था, वो आया था 20 वोल्ट। तो मैं क्या लिखूंगा, VC बराबर 20 cos ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, है ना, ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। और बच्चों अगर हम लोग आखिरी बात करें फॉर द इंडक्टर, तो उस केस में हम लोग जानते हैं कि करंट जो है वो क्या करता है, करंट जो है वो लैग करता है, इसका मतलब वोल्टेज जो है वो क्या करता है, लीड करता है। तो अगर करंट जो है उसका फेज ओमेगा टी है तो वोल्टेज का फेज क्या होगा, वोल्टेज विल बी अहेड। तो यहां पर हम लोग VL बराबर क्या लिख सकते हैं, इसका एम्पलीट्यूड जो है वो तो हम लोगों ने निकाल रखा था, वो 60 वोल्ट आया था। तो आई शुड राइट VL इज इक्वल टू 60 cos ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। क्लियर है ये बात। अब बच्चों अगर हम लोग सोर्स की बात करें ना, जो सोर्स का जो EMF है उसकी अगर बात करें तो हम लोग E बराबर क्या लिख देंगे, इस बार E बराबर लिख देंगे E नॉट के बदले क्या आ जाएगा, E नॉट के बदले हमारे को देखिए सवाल में कैपिटल भी दे रखा था और वो कैपिटल भी था 50 वोल्ट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, E बराबर 50 और साथ ही साथ cos ऑफ ओमेगा टी, और साथ ही साथ यहां पर हम लोग और क्या एलिमेंट ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप देखिए कि हम लोग इस बार देख पा रहे थे कि फाई क्या था, फाई जो था वो नेगेटिव 53 डिग्री था, राइट। तो अगर मैं इसे सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट कर दूं, है ना, माइनस 53 डिग्री को या फिर 53 डिग्री को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई बाय 360 इंटू 53, है ना। तो ये रेडियन में आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो अब आप देखिए कि मेरे को ये पता था कि 5 माइनस 53 डिग्री है, मतलब करंट जो है वो क्या कर रहा है, लैग कर रहा है ना, 53 डिग्री से करंट जो है वो लैग कर रहा है। इसका मतलब जो सोर्स का EMF है वो क्या कर रहा है, करंट से लीड कर रहा है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, ओमेगा टी प्लस यहां पर मैं लिख दूंगा 2 पाई बाय 360 इंटू 53, है ना। तो ये भी रेडियन में आ गया। तो ये हो गया सोर्स का EMF, जो कि फंक्शन ऑफ टाइम किस तरीके का आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। तो ये थोड़ा डिफरेंट सवाल था बच्चों, क्योंकि अब तक हमारे को क्या दे रखा था, अब तक हमारे को ये पहले दे रखा होता था और इसके थ्रू हम लोग ये निकालते थे। लेकिन इस बार उल्टा हो गया, इस बार हमारे को करंट दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और उसके मदद से हम लोगों ने EMF निकाल लिया। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, द सीरीज सर्किट इज सिमिलर टू अरेंजमेंट्स दैट आर समटाइम्स यूज्ड इन रेडियो ट्यूनिंग सर्किट्स. The circuit is connected to the terminals of an AC source with a constant RMS terminal voltage of 1 volt and a variable frequency. अब यहाँ पर 4 पार्ट हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग सवाल को देख लेते हैं यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर दे रखा है कि ये सर्किट है ना। अब यहाँ पर जैसे वोल्ट मीटर, जहाँ पर भी V लिखा है मतलब वो वोल्ट मीटर है, और जहाँ पर स्मॉल m और कैपिटल है मतलब मिली एम्पियर लिखा है मतलब कि वो क्या है, एमीटर है, ठीक है। और हमने पढ़ रखा है कि AC के केस में जो भी वोल्ट मीटर और एमीटर रीड करता है वो क्या रीड करता है, RMS वैल्यू। इसीलिए बच्चों हमारे को यहां पर क्या दे रखा है, हमारे को यहां पर RMS टर्मिनल वोल्टेज ऑफ 1 वोल्ट ये दे रखा है। तो बच्चों एक चीज हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि ये वाला जो वोल्ट मीटर है वो कितनी रीडिंग शो करेगा, वो 1 वोल्ट शो करेगा, क्योंकि वो RMS वोल्टेज शो करेगा और वो कनेक्टेड है किसके अक्रॉस, सोर्स के अक्रॉस। और सोर्स का RMS टर्मिनल वोल्टेज अपने को दे रखा है वो कितना है, 1 वोल्ट है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं बच्चों सवाल के पहले पार्ट में, जिसमें हमसे क्या पूछा गया है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, हम लोग जानते हैं कि जब XC इज इक्वल टू XL हो जाता है उस केस में क्या हो जाता है कि जो नेट करंट है ना, वो जो है वो सोर्स के साथ सेम फेज में आ जाती है।
तो उसी कंडीशन को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। तो XC जो है वो होता है 1/ωc और XL होता है ωL। तो हम लोग यहां से देख पा रहे हैं कि यहां से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 1/LC। तो देखिए बच्चों, अगर मेरे पास ओमेगा स्क्वायर बराबर आ गया 1/LC, तो ओमेगा यहां से कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा √1/LC। ओमेगा को हम लोग क्या कहते हैं, ओमेगा कहलाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना। और फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, ओमेगा होता है 2πf। तो यहां से अपने को ओमेगा मिल जाएगा और ओमेगा से हम लोग 2πf, ये जो फॉर्मूला ये यूज करके स्मॉल f निकाल सकते हैं। तो बेसिकली अपने को स्मॉल f निकालना है, जो कि कितना हो जाएगा ω/2π। मतलब हमारा आंसर क्या होने वाला है, 1/2π √1/LC। ठीक है। अब देखिए L कितना दे रखा है, L दे रखा है 0.4 मिली हेनरी और C दे रखा है 100 पिकोफैरेड। तो बच्चों यहां पर हम लोग L की वैल्यू लिख देते हैं 0.4 × 10⁻³ हेनरी और साथ ही साथ कैपेसिटेंस की वैल्यू लिख देते हैं 100 × 10⁻12 फैरेड। तो मैंने दोनों को किस में कन्वर्ट कर दिया, SI यूनिट में। तो बच्चों जब इन दोनों डेटा को उठा करके हम लोग यहां पर भरेंगे, है ना, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ओमेगा की जो वैल्यू मेरी आई कैलकुलेट करने के बाद वो आ रही है 5 × 10⁻6 रेडियन पर सेकेंड और इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आ रही है ना 1/2π √1/LC करके, तो यहां से जो फ्रीक्वेंसी वो आई लगभग 800 किलोहर्ट्ज। ठीक है। अब बच्चों सवाल के बी पार्ट में आ जाते हैं, जिसमें हमसे क्या पूछा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द इंपेडेंस एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, XC निकालना है, XL निकालना है और Z निकालना है ना। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं XL बराबर हो जाएगा ओमेगा इंटू L, XC हो जाएगा 1/ωc, क्लियर है ये बात। और Z तो सिंपली R हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि XL और XC है ना, ये दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिर्फ बच जाएगा हमारे सर्किट में R। समझ पा रहे हैं, यही तो रेजोनेंस की कंडीशन होती है ना। उसमें एग्जैक्टली क्या होता है रेजोनेंस की कंडीशन में, रेजोनेंस की कंडीशन में आइए मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। कुछ इस तरीके का सिचुएशन होता है ना। यहाँ पर अगर मैं एक और एरो दिखा दूं रेजिस्टेंस के लिए ना, तो होता ये है कि ये R होता है, ये XC होता है और ये XL होता है। तो ये और ये बिल्कुल बराबर हो जाते हैं, जिससे जो नेट इम्पिडेंस है वो क्या रह जाता है, वो रेजिस्टेंस रह जाता है। तो Z तो है कितना, रेजिस्टेंस के बराबर, और सवाल में हमारे को रेजिस्टेंस देखते ही कितना दे रखा है, 500 ओम दे रखा है। तो हमारा एक आंसर तो आ गया कि Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 ओम, है ना, 200 दिया है, सॉरी 500 दिया है। तो Z कितना आ जाएगा हमारे पास, Z आ जाएगा हमारे पास 500 ओम। अब चलिए XL निकालते हैं। तो XL कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू L। ओमेगा हमने निकाला वो है 5 × 10⁻6 और L जो है वो अपने को दे रखा है 0.4 मिली हेनरी। तो यहां पर मैं लिख दूंगा इंटू 0.4 अपॉन 10⁻3, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, यहां पर 10⁻3 है, यहां पर ये 3 रह गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5 × 0.4, वो तो हो जाएगा सिंपली 2 हो जाएगा। तो ये कितना बन गया, ये बन गया 2000 ओम। और XC हमें समझ में आ रहा है कि वो 1/ωc हो जाएगा, लेकिन हमें पता है कि वो XL के ही बराबर आना चाहिए, क्योंकि रेजोनेंस का केस है, तो वो भी कितना आ जाएगा, 2000 ओम आ जाएगा। अब बच्चों हमारे से क्या पूछा गया, RMS करंट एट रेजोनेंस। तो RMS करंट है ना, IRMS, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा VRMS अपॉन Z। तो VRMS तो हमारे को सवाल में दे रखा है, 1 दे रखा है, और Z हम लोगों ने निकाल लिया, वो रेजिस्टेंस के ही बराबर आ रहा है, मतलब 500 ओम। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि IRMS है ना, IRMS की वैल्यू कितनी आ जा रही है, ये आ जा रही है 2 मिली एम्पियर। अब देखिए बच्चों चौथे पार्ट में हमारे को RMS वोल्टेज अक्रॉस ईच सर्किट एलिमेंट निकालना है ना। तो मतलब बेसिकली अपने को यहाँ पर वोल्ट मीटर्स की वैल्यू भरनी है। तो एक तो हम लोगों ने निकाल लिया था, इसकी वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 1 वोल्ट आ जाएगी, है ना। इसके अलावा जो है हम लोगों ने ये भी देखा कि सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी RMS वैल्यू जो है ना, वो हम लोगों ने निकाल रखी है अभी, वो 2 मिली एम्पियर आ रही थी। तो यहां पर हमें क्या लिखना चाहिए, 2 लिखना चाहिए ना। तो ये 2 मिली एम्पियर हो गया। अब हमारे पास 1, 2, 3 और 4 वोल्ट मीटर और रह रहे हैं। लेकिन मैं इस वाले वोल्ट मीटर की अगर बात करूं,
तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है मिला करके तो वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि जितना वोल्टेज ड्रॉप एक में पॉजिटिव में आता है उतना ही दूसरे में नेगेटिव में आता है। तो इसीलिए दोनों को मिला करके अगर ओवरऑल देखें तब तो वो जीरो आ जाएगा। अब सिर्फ अगर इंडक्टर के अक्रॉस देखना है तो चलिए वो देखते हैं कि कितना आ जाएगा। तो यहां पर अगर मैं निकालूं VL/IRMS तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा IRMS मल्टीप्लाइड बाय XL। अब देखिए बच्चों, IRMS हम लोगों ने निकाल रखा है, वो तो 2 मिली एम्पियर है, मतलब 2/1000 है। और XL हम लोगों ने निकाल रखा है, देखिए XL जो है वो 2000 था, तो यहां मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 से, तो यहाँ के 3 जीरो यहाँ के 3 जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना बन गया 4 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस 4 वोल्ट हम लोग दिखाएंगे ना, तो यहां पर मुझे सिंपली 4 लिख देना चाहिए। और साथ ही साथ मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि कैपेसिटर के अक्रॉस भी इतने का ही पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, तो मैं यहां पर भी 4 वोल्ट लिख दे रहा हूं। हमें पता है कि एक में पॉजिटिव आएगा और एक में नेगेटिव आएगा, इसलिए ओवरऑल मिल करके वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए यहां पर ये जो रेजिस्टेंस है ना, उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा, तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि जो भी VRMS मतलब सोर्स का जो RMS वोल्टेज है ना, वो पूरा का पूरा जो है इस रेजिस्टेंस के अलॉन्ग ही तो ऐसा लग रहा है कि अप्लाई हो रहा है। तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि चूंकि L और C ये दोनों एक दूसरे के वोल्टेज ड्रॉप्स को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो ओवरऑल जो सोर्स का जो RMS वोल्टेज है वो हम लोग देख पा रहे हैं कि वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस दिखेगा। तो जो भी इस सोर्स के अक्रॉस था वही हमारा रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा। तो हमारा जो बचा हुआ वोल्ट मीटर था उसमें हम लोग रीडिंग क्या लगा देंगे, 1 वोल्ट लगा देंगे, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे के सारे वोल्ट मीटर्स और एमीटर को फिल कर दिया। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अब ऑल्टरनेटिंग करंट और LCR सर्किट के बारे में। तो फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है ना, देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।